नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो आज सारी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई। वो खबर जिसका इंतजार 15 महीने से सारी दुनिया को था। और वो खबर यह है कि इजराइल और हमास के बीच हो गई है सीज फायर की डील। अब 19 जनवरी से गाजा में युद्ध विराम लागू हो जाएगा। लेकिन इस सीज फायर को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमास के साथ डील आखिर कितनी है मुश्किल। क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि इस डील पर फंस गया है पेच। इजरायली अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक पीएम नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से यह कहा गया है, ऐसी खबरें हैं कि हमास इस डील के बीच में नई नई शर्तें लाद रहा है। और आखिरी खबर मिलने तक इजराइल की कैबिनेट ने इस डील को अभी तक मंजूरी नहीं दी है। आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे कि इजराइल और हमास की इस डील में फंसा है कौन सा पेच, और क्या बातचीत की टेबल पर जो बात बनी है, क्या वो युद्ध के मैदान में भी कायम रहेगी? क्या हमास इतनी आसानी से बंधक रिहा कर देगा, या फिर वो सीज फायर के बहाने फिर से जमा करेगा अपनी खोई हुई ताकत? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब आज हम पूरा सच में जानेंगे। तो हो जाइए तैयार, देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो अगर सब कुछ सही रहा तो 19 जनवरी 2025 की तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली है। इजराइल और हमास के बीच गाजा में पिछले 15 महीने से जारी जंग इस रविवार को यानी 19 जनवरी को थम जाएगी। लेकिन इजराइल और हमास के बीच अब भी कुछ मुद्दों पर विश्वास कायम नहीं हो पाया है। ऐसा दावा है कि इजरायली मीडिया ने ये दावे किए हैं कि अभी भी कई मुद्दे हैं जिन पर बात लटकी हुई है। लेकिन इसके पहले ऐसा कहा जा रहा था कि सीज फायर के लिए इजराइल और हमास के बीच डील फाइनल हो गई है। कतर के प्रधानमंत्री अल सानी ने इसकी पुष्टि कर दी है। आपको बता दें कि सीज फायर के लिए पिछले कई हफ्तों से कतर की राजधानी दोहा में बातचीत चल रही थी। इस बातचीत में इजराइल और हमास के अलावा कतर, मिस्र और अमेरिका भी शामिल थे। सीज फायर डील के तहत हमास बंधकों को रिहा करेगा और इसके बदले में इजराइल भी कई फिलिस्तीनी नागरिकों को अपनी जेल से छोड़ेगा। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर किन शर्तों पर यह डील होती दिखाई दे रही है। देखिए, इजराइल और हमास के बीच सीज फायर के कुल 3 चरण होंगे। पहला जो चरण होगा उसमें हमास 42 दिनों के अंदर 34 बंधक 34 कैप्टिव्स को रिहा करेगा, जिसमें महिलाएं और बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बदले में इजराइल उत्तरी गाजा से विस्थापितों को वापसी करने देगा। इजराइल चरणबद्ध तरीके से गाजा पट्टी से सैनिकों की वापसी करेगा। और इसके अलावा इजराइल भी हमास के 250 के करीब कैदियों को रिहा करेगा। साथ ही इजरायली सेना गाजा की सीमा से 700 मीटर पीछे लौटेगी। दूसरे चरण में हमास बंधकों को रिहा करेगा और इजराइल गाजा से पूरी तरह अपने सैनिकों को वापस बुला लेगा। और तीसरे चरण में युद्ध में पूरी तरह से तबाह हुए गाजा पट्टी के पुनर्निर्माण की परियोजनाओं पर ध्यान दिया जाएगा। आइए सुनते हैं सीज फायर समझौते की घोषणा करते हुए कतर के प्रधानमंत्री ने क्या कहा। To build the momentum in order to lead for a longer term agreement, which we have today. But unfortunately, the agreement in November was very transactional, so it was like a day by day. But this agreement has a clear mechanism for the first 42 days, and there is a clear mechanism to negotiate phase 2 and 3, and all the details of the agreements will be published in the next couple of days once the details are finalized. तो इजराइल और हमास के बीच सीज फायर समझौता हो जाने की खबरों के बाद गाजा में शांति और स्थिरता के साथ ही पूरे मध्य पूर्व में उथल पुथल शांत होने की उम्मीद जताई जा रही है। और जैसे ही ये सीज फायर की खबर, इसकी सहमति की खबरें गाजा पहुंची तो वहां लोगों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। जाहिर सी बात है, महीनों बमबारी के बीच जिंदगी की जंग लड़ने के बाद इन गाजा के लोगों को खुशी का ये लम्हा नसीब होने जा रहा है। और ये जश्न सिर्फ गाजा में ही देखने को नहीं मिला, बल्कि अमेरिका
और जर्मनी, मिस्र और लेबनान के कई शहरों में रहने वाले फिलिस्तीनी शरणार्थियों ने भी अपनी अपनी खुशी का जोरदार तरीके से इजहार किया। इन तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कि किस तरह से गाजा की सड़कों पर फिलिस्तीनी जश्न मनाते नजर आए। वहीं बर्लिन की सड़कों पर भी फिलिस्तीनी झंडे के साथ लोगों ने खुशी का इजहार किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये 3 तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो अमेरिका के इलिनॉइस शहर में बर्फ से पटी सड़कों पर इन फिलिस्तीनियों ने अपने देश के झंडे लहराए। हालांकि जश्न के बावजूद गाजा के कई लोगों को अभी भी उम्मीद नहीं है कि समझौता अमल में आ पाएगा, लेकिन वो दुआ कर रहे हैं कि समझौता पूरा हो जाए और खून खराबा बंद हो और उन्हें चैन की नींद नसीब हो। आप देख सकते हैं 3 तस्वीरें गाजा, बर्लिन और अमेरिका की, जहां पर जश्न किस तरह से फिलिस्तीनी मना रहे हैं। तो वहीं सीज फायर और बंदूकों की रिहाई की खबर के बाद इजराइल में भी लोगों ने खुशी का इजहार किया। समझौते की घोषणा के बाद इजराइल के तेल अवीव में सड़कों पर भारी भीड़ नजर आई, लेकिन यरूशलेम में युद्ध विराम समझौते का विरोध भी देखने को मिला। यानी एक तरफ जश्न की तस्वीरें, एक तरफ सीज फायर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। तेल अवीव में लोगों ने कैंडल जलाकर और गीत गाकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। बंधकों की तस्वीरों वाले बैनर और प्ले कार्ड के साथ ढोल बजाकर और नारे लगाकर खुशी जाहिर की। वहीं यरूशलेम में युद्ध विराम समझौते के विरोध में कुछ युवा सड़कों पर निकल आए और सड़कों पर ही बैठ गए। खबर यह भी है कि आज सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने यरूशलेम में समझौते के विरोध में इजरायली प्रधानमंत्री के जो वहां पर एक ऑफिस है उस तक मार्च किया और साथ ही इजरायली संसद के सामने भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों का मानना है कि यह समझौता हमास के सामने इजरायल के हथियार डालने जैसा है। हालांकि समझौते की घोषणा के बाद बंधकों के परिजनों के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है। परिवार जल्द से जल्द बंधकों की रिहाई चाहते हैं। आप भी सुनिए इस समझौते पर इजरायल के लोगों का क्या कहना है। My tefillot have been answered, and Hashem is listening to me, and that families, I hope that they get returned to their kids and brothers and mothers, and that everyone's safe and happy and healthy. I think that that's amazing. We've been waiting so long for our hostages to finally come home, praying, hoping, and now it's finally happening, and we're so excited, and we can't wait to welcome you all home. I'm praying that every single one from this 98 people that have been kidnapped will come back. That this deal will come through to the end of it. My brother is going to come at the first stage, but we don't know what his condition is, and we don't know if he's alive or dead, or we don't know nothing. We hope that we will have a miracle and my brother will come alive. अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भी इजराइल हमास युद्ध विराम समझौते की घोषणा करते हुए उम्मीद जताई है कि इससे गाजा में लड़ाई बंद हो जाएगी और जल्द ही बंधक अपने परिवारों के पास लौट आएंगे। आइए सुनते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने सीज फायर समझौते की घोषणा करते हुए क्या कहा। We've had many difficult days since Hamas began its terrible war. We've encountered roadblocks and setbacks. We've not given up. And now, after more than 400 days of struggle, a day of success has arrived. God bless all the hostages and their families. May God protect the troops of all those who work for peace. You know, during the next 6 weeks, Israel will negotiate the necessary arrangements to get phase 2, which is a permanent end of the war. Let me say it again, a permanent end of the war. There are a number of details to negotiate to move from phase 1 to phase 2, but the plan says if negotiations take longer than 6 weeks, the ceasefire will continue as long as the negotiations continue. इजराइल और हमास के बीच सीज फायर तय हो गया है, लेकिन इसका क्रेडिट लेने की लड़ाई अमेरिका में चल रही है। दरअसल वर्तमान राष्ट्रपति बाइडेन और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप दोनों ही युद्ध विराम को अपनी अपनी कोशिशों का नतीजा बता रहे हैं। बाइडेन दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं कि व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले उन्होंने इजराइल हमास का युद्ध रुकवा दिया है, तो वहीं ट्रंप
ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जो हमास को धमकी दी थी उसकी वजह से ही ये डील हो पाई है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक समझौता राष्ट्रपति चुनाव में हमारी जीत की वजह से हो पाया है। वहीं बाइडेन ने व्हाइट हाउस से अपने आखिरी भाषण में डील का जिक्र करते हुए सीज फायर के लिए अपनी सारी टीम को क्रेडिट दिया है। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति जो बाइडेन दोनों को फोन पर समझौते के लिए शुक्रिया कहा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि नेतन्याहू ने अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति को पहले बाद में फोन लगाया और पहले फोन लगाया नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, जो 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद संभाले। तो आज जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से पूछा गया कि सीज फायर का क्रेडिट किसे दिया जाए, तो आपको या ट्रंप को ये क्रेडिट किसे मिलना चाहिए, जब ये सवाल बाइडेन से पूछा गया तो इस पर बाइडेन ने बेहद तीखे तरीके से जवाब देते हुए कहा कि क्या ये मजाक है। इससे पहले ट्रंप ने हमास को धमकी देते हुए कहा था कि वो उनके पदभार ग्रहण करने से पहले बंधकों को छोड़ दें, नहीं तो मध्य पूर्व में तबाही मच जाएगी। आइए सुनते हैं ट्रंप और बाइडेन के बयान। After 8 months of non-stop negotiation, my administration, a ceasefire and a hostage deal has been reached by Israel and Hamas. This plan was developed and negotiated by my team and will be largely implemented by the incoming administration. That's why I told my team to keep the incoming administration fully informed, because that's how it should be, working together as Americans. Credit for this, Mr. President, you or Trump? Is that a joke? Oh, thank you. If those hostages aren't back, I don't want to hurt your negotiation. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. And it will not be good for Hamas, and it will not be good, frankly, for anyone. All hell will break out. I don't have to say anymore, but that's what it is. And they should have given them back a long time. They should have never taken them. There should have never been the attack of October 7th. और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार रोविंदर सचदेवा भी मानते हैं कि ट्रंप के सत्ता में आने की वजह से ही ये डील मुमकिन हो सकी है। हालांकि वो इसमें बाइडेन प्रशासन की भूमिका से भी इंकार नहीं करते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। अच्छी बात है, शांति हुई, 1। सेकेंडली, परंतु ये जो अभी वक्त जो टाइम है, इस टाइम में क्यों हुई, उसके कारण ये है अव्वल ट्रंप का आना। ट्रंप ने अनाउंस कर दिया था अपने टिपिकल स्टाइल में कि मेरे आने से पहले ये डील हो जानी चाहिए, नहीं तो मैं कुछ ऐसा कर दूंगा कि हमास सोच भी नहीं पाएगा। तो नेतन्याहू ने ट्रंप के साथ अपने रिश्तों को और सॉलिड करने के लिए ये सोचा बेहतर कि अगर ये डील पहले हो जाए, क्योंकि नेतन्याहू अटकता था इस डील को लेकर के, तो नेतन्याहू ने अपना रवैया सॉफ्ट किया ताकि ये डील हो जाए, ताकि 20 जनवरी जब ट्रंप इनॉग्रेशन होता है उससे पहले डील हो। तो हालांकि बाइडेन सरकार ने बहुत रोल भी प्ले करा है, तो एक तरह से कह सकते हैं इन दोनों प्रेसिडेंट्स का रोल रहा है इस डील को बनवाने में। तो इजराइल और हमास के बीच भले ही सीज फायर की तारीख तय हो गई हो, लेकिन गाजा पर हाल फिलहाल हमले जारी हैं। ताज़ा इजरायली हमले में गाजा में 30 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। और अगर इस युद्ध को पूरे 15 महीने के हम आकलन करें इस युद्ध का, तो हम ये पाएंगे कि इस युद्ध को 21वीं सदी के सबसे घातक युद्धों में से एक माना जा सकता है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमलों के बाद इजराइल की जवाबी एक्शन में गाजा को बर्बाद कर दिया। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले में करीब 1200 लोग मारे गए थे, जिनमें से अधिकांश जो थे वो इजराइल के नागरिक थे। और वहीं हमास ने 250 से ज़्यादा लोगों को बंधक बना लिया था। ये दृश्य पूरी दुनिया ने टीवी पर देखे थे। वहीं अगर इजराइल के जवाबी एक्शन की बात की जाए तो अब तक गाजा में 46,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। वहीं इजरायली हमले में एक आकलन है कि 1 लाख से ज़्यादा फिलिस्तीनी घायल हुए हैं, जिनमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। एक आंकड़े के मुताबिक मारे गए लोगों में युद्ध शुरू होने के 1 वर्ष के अंदर हमास के 17,000 लड़ाके भी मारे गए हैं। अगर विस्थापितों की बात की जाए, जो एक बहुत बड़ी समस्या है इस वक्त गाजा की, तो लगभग 19 लाख, जी हाँ 19 लाख फिलिस्तीनियों को अपना घर गाजा में छोड़ना पड़ा है, जो गाजा की कुल जनसंख्या का 90% होता है। यानी 90% गाजावासी विस्थापित हो चुके हैं। इजरायली हमले में गाजा के करीब 1,36,000 रिहायशी इलाके
तबाह हुए हैं। ये कॉलोनी, मोहल्ले, कस्बे, गांव थे जिनमें 2,45,000 आवासीय परिसर यानी लोगों के रहने के घर थे और गाजा की 92% सड़कें पूरी तरह से बमबारी में बर्बाद हो चुकी हैं। वहीं गाजा की 84% स्वास्थ्य सुविधाएं और 67% जल सुविधाएं प्रभावित हुई हैं, या तो वो काम कर रही हैं या काम नहीं कर रही हैं। तो ये हाल है गाजा का इस वक्त। और इतना ही नहीं, इजराइल हमास संघर्ष की वजह से पूरे मध्य पूर्व में बहुत गहरे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। हमास की सुरंगों का नेटवर्क लगभग तबाह हो चुका है और इस जंग के बाद हमास का संगठन भी बेहद कमजोर पड़ चुका है। वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह ने जैसे ही इस युद्ध में दखल दिया, उसे इजरायली हमले के जरिए कुचल दिया गया और ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस भी कमजोर पड़ गया है। लेकिन इस जंग के दौरान इजराइल ने अपने 3 सबसे बड़े दुश्मनों को खल्लास कर दिया। सबसे पहले पिछले साल जुलाई में हमास चीफ इस्माइल हानिया को तेहरान में ढेर कर दिया गया। फिर इसके 2 महीने के अंदर ही सितंबर में इजराइल का दुश्मन नंबर 2 और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह भी इजरायली हवाई हमले में बेरूत में मारा गया। हजारों टन का बम इसके ऊपर गिराया गया था। इसके बाद बीते साल 16 अक्टूबर को इजरायली सेना ने 7 अक्टूबर 2023 के आतंकी हमले के मास्टरमाइंड यहिया सिनवार को भी मार गिराया था। 17 अक्टूबर को सैनिकों ने मलबे से यहिया सिनवार की लाश बरामद की थी। आपने देखा था कैसे ड्रोन उसका पीछा कर रहा था, एक इमारत के अंदर वो मौजूद था और फिर उस पर गोलियां दागी गईं, उस इमारत को नष्ट कर दिया गया, सिनवार उसी में मारा गया और डीएनए परीक्षण के बाद उसका शव इजराइल लाया गया और गुप्त स्थान पर दफना दिया गया। कतर में युद्ध विराम और बंधक समझौते पर बातचीत के दौरान हमास ने बंधकों के बदले सिनवार का शव लौटाने की भी मांग रखी थी, उसकी कब्र लौटाने की मांग रखी थी, लेकिन इजराइल ने हमास नेता यहिया सिनवार का शव लौटाने से इनकार कर दिया। तो सीज़फायर की तारीख का ऐलान होने के बाद सारी दुनिया भले ही चैन की सांस ले रही है, लेकिन दुनिया भर के लोगों के मन में एक सवाल भी है और ये सवाल है कि क्या ये सीज़फायर हमेशा कायम रहेगा? क्योंकि अभी से इजराइल हमास पर आरोप लगाने लगा है 17 घंटे के अंदर, या फिर हमास, एक सवाल ये भी है, क्या एक बार फिर इजराइल को युद्ध छेड़ने के लिए मजबूर कर देगा? वैसे देखा जाए तो इस युद्ध में इजराइल ने हमास को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। एक आंकड़े के मुताबिक युद्ध शुरू होने के 1 साल के भीतर इजराइल का दावा था कि उसने हमास के 17,000 लड़ाकों को खत्म कर दिया है और इसके अलावा इजराइल ने हमास की पूरी टॉप लीडरशिप को एक तरह से ठिकाने लगा दिया है। इजराइल ने हमास के राजनीतिक शाखा के प्रमुख इस्माइल हानिया, जिसके बारे में हमने आपको बताया, 7 अक्टूबर के हमले के मास्टरमाइंड यहिया सिनवार, जिसके बारे में भी हमने आपको बताया, अल कासिम ब्रिगेड का जो प्रमुख था मोहम्मद येफ और अल कासिम ब्रिगेड के डिप्टी कमांडर मारवान इस्सा जैसे हमास के बड़े नेताओं को मार गिराया है इजराइल ने। इसके अलावा इजराइल ने लेबनान में हथियारबंद संगठन हिजबुल्लाह को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। हिजबुल्लाह और हमास की दोस्ती किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में हमास का भरोसेमंद दोस्त हिजबुल्लाह भी कमज़ोर हो चुका है और इसके अलावा सीरिया में तख्ता पलट होने से हमास कमज़ोर हुआ है, क्योंकि उसे सीरिया और लेबनान के रास्ते ईरान से जो मदद मिलती थी वो अब बंद हो चुकी है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी जानकारों का मानना है कि हमास अपनी फितरत से बाज नहीं आएगा और वो फिर से संगठित होने का प्रयास कर सकता है और ये खतरा, ये डर इजराइल को भी कहीं ना कहीं महसूस होता है। तो सवाल सिर्फ हमास के भविष्य का नहीं है, सवाल ये भी है कि गाजा के जो युद्ध चला उसमें जो गाजा तबाह हुआ उसका अब आगे क्या होगा, गाजा का भविष्य क्या होगा, आखिर कौन गाजा पर राज करेगा। युद्ध से पहले पूरी गाजा पट्टी पर हमास का शासन चलता था, लेकिन इजराइल पहले ही बोल चुका है, ये स्पष्ट कर चुका है इजराइल कि वो अब भविष्य में गाजा पर हमास की सरकार, हमास का शासन, हमास का प्रशासन नहीं चलने देगा। इस बीच फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा है कि कायदे से गाजा पर शासन करने का अधिकार फिलिस्तीन प्राधिकरण का है। हम आपको बता दें कि फिलिस्तीन प्राधिकरण और हमास के बीच बनती नहीं है। आपको बता दें कि कई साल पहले गाजा पर फिलिस्तीन प्राधिकरण की ही सरकार चलती थी। अब भी फिलिस्तीन प्राधिकरण इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों पर शासन करता है और खबर यह है कि इजराइल चाहता है कि संघर्ष खत्म होने के बाद भी गाजा पर उसका सैन्य नियंत्रण कायम रहे, जिससे भविष्य में कोई आतंकवादी घटना इजराइल में ना हो। मिडिल ईस्ट से आई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल
अमेरिका और कतर के साथ मिलकर गाजा को चलाने के लिए एक अस्थायी प्रशासन की योजना पर भी काम कर रहा है। ये नया ढांचा, ये टेम्परेरी ढांचा गाजा में स्थायी सरकार का रूप भविष्य में ले सकता है। और इस बीच भारत ने सीज फायर समझौते पर खुशी जताई। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में सीज फायर का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे अब गाजा के लोगों को आसानी से मानवीय सहायता पहुंचाई जा सकेगी। वैसे देखा जाए तो इस सीज फायर डील से भारत को एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। यह आपके काम की खबर है। दरअसल इस समझौते को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने एक ऐसी बात कही है जिससे भारत को भी बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। बाइडेन ने कहा है कि गाजा में सीज फायर के बाद भारत से पश्चिम एशिया के रास्ते और यूरोप तक जाने के लिए प्रस्तावित IMEC कॉरिडोर हकीकत में बदल सकता है। स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसके महत्व आपको बताएंगे। आपको बता दें कि IMEC कॉरिडोर को चीन की वन बेल्ट वन रोड योजना के विकल्प या उसका मुकाबला करने के तौर पर देखा जा रहा है। इस परियोजना में भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी और इटली शामिल है। इस परियोजना पर 9 सितंबर 2027 को G20 के सम्मेलन के बाद नई दिल्ली में इन देशों के बीच में हस्ताक्षर हुए थे। भारत ने भी हस्ताक्षर किए थे। और इस गलियारे में रेलवे, शिपिंग लेन, सड़कें और बंदरगाहों का एक नया नेटवर्क शामिल होगा जो भारत को मध्य पूर्व के माध्यम से यूरोप तक जोड़ेगा। इसका मकसद इन तीनों क्षेत्रों के बीच परिवहन और संचार को मजबूत करना है। हालांकि अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हमास के हमले के बाद IMEC कॉरिडोर की परियोजना में रुकावट आ गई थी, लेकिन अब ये उम्मीद की जा रही है कि सीज फायर होने के बाद इसके काम में तेजी आएगी। आइए सुनते हैं राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी सरकार की उपलब्धियां बताते हुए IMEC कॉरिडोर को लेकर क्या उम्मीद जताई। Our friends are strong, our enemies are weak, and there's a genuine opportunities for a new future. In Lebanon, there's an opportunity for a future free from the grip of Hezbollah. In Syria, a future free from the tyranny of Assad. And for the Palestinian people, a credible pathway to a state of their own. And for the region, a future of normalization, integration of Israel and all its Arab neighbors, including Saudi Arabia. At the G20 in Delhi in September 23, I rallied key countries behind a vision of an economic corridor from India across the Middle East to Europe. That vision can now become a reality. There are risks as well, including ISIS and Iran, even in a badly weakened state. But we're handing off then to the next team a real opportunity for a better future for the Middle East. I hope they will take it. तो पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि सीज फायर समझौते की घोषणा पर दुनिया में किसने क्या कहा। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा SIP के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच सीज फायर समझौते की जो घोषणा का दुनिया के ज्यादातर देशों ने स्वागत किया है।
संयुक्त राष्ट्र संघ और यूरोपियन यूनियन के अलावा रूस, चीन, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और इटली समेत कई देशों ने समझौते की तारीफ की है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने कहा है कि हर हाल में दोनों पक्षों को समझौते को लागू करना चाहिए। वहीं यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी इसे बेहद अहम कदम बताया है। आप भी सुनिए किसने क्या कहा। I welcome the announcement of a deal to secure a ceasefire and hostage release in Gaza. I commend the mediators, Egypt, Qatar, and the United States of America, for their dedicated efforts in brokering this deal. Their unwavering commitment to finding a diplomatic solution has been critical in achieving this breakthrough. As the Israeli cabinet meets, I urge them to back this deal. Now is not the time for any backtracking. Both sides must implement each phase of the deal in full and on time. The history of this conflict is littered with missed opportunities. It would be a tragedy to let slip the chance before us. फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम पूरा सच में इतना ही। कल होगी फिर आपसे मुलाकात किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।